हाय, गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोगों ने उस टाइम तो ब्रेक ली थी, बट उसके बाद ना बच्चे कुछ नेटवर्क में इशू आ गया था। नेटवर्क इन द सेंस सॉफ्टवेयर में जो रिकॉर्ड करता हूँ मैं जिसमें। तो आइए, ये कोई टेक्निकली बता देता हूँ आपको। ये क्लास 3 का ही पार्ट है, ठीक है। क्लास 3 मेरे को ऑलमोस्ट 2 घंटे की बनानी थी, तो लगभग 40-50 मिनट की बनी थी। अभी मैं क्लास 3 ही चला रहा हूँ, क्लास 4 भी आएगी आपके पास, ठीक है। आइए, तो सर हम लोगों ने बात करनी थी इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। हाँ जी सर, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ मतलब बेटा ये मैं आपको अभी लास्ट क्लास में समझा ही चुका था। सिक्योरिटीज़ के ऊपर इंटरेस्ट हमने 193 में देख लिया, उसके अलावा जो भी इंटरेस्ट है वो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, 194A। ठीक है, आइए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। This section deals with the scheme of deduction of tax at source from interest other than interest on security. The main provisions are: this section applies only to interest other than interest on securities credited or paid by assessee. अच्छा, अब मेरे को आपके साथ कुछ बात करनी है। ये और अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, ये आपको हर जगह, अब जहाँ भी हम TDS डिस्कस करेंगे, जहाँ पे भी वो लाइन आएगी तो मैं बोलूँगा बेटा ये वही कॉन्सेप्ट लग रहा है बस, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से सुनना, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा कि बच्चों को पता है, हम लोग लिस्ट बना रहे थे, सेक्शन ख़त्म करते जा रहे थे और मार्किंग होती जा रही थी कि जी ये हो गया, ये हो गया। तो अगला जो सेक्शन हमारा हो गया बेटा, आई मीन जो स्टार्ट कर रहा हूँ, सेक्शन 194A, ठीक है। आइए सर, इसमें मैंने आपसे क्या बात करनी है बेटा, ध्यान देना। एक बात बताओ, सपोज करो एक इंसान है, इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल की बात करते हैं, मेरी बात करते हैं, नहीं मेरी बात नहीं करते, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए इसमें। चलिए ऐसा करते हैं, एक इंसान की बात करते हैं, मिस्टर ए की, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो मिस्टर ए है ये ना सर लाइफ में सैलरी कमाता है सर, जॉब करता है सर मिस्टर ए, बराबर है सर। सर क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर ए को लोन की ज़रूरत हो, नीड लोन? हो सकता है सर। जैसे कि मान लो कार लोन ले लिया, और किससे लिया सर लोन? जनरली हम लोग बैंक से लेते हैं, तो मैंने बैंक का नाम भी लिख दिया। सर कितने रुपए का लोन लिया? गाड़ी खरीदनी थी भाई को, BMW। सर सैलरी वाला BMW खरीदेगा? बेटे सैलरी 50-50 लाख होती है, 60 लाख, 70 लाख, करोड़, 2 करोड़। कल को आप भी जॉब करोगे, आपकी सैलरी भी इतनी होगी, टेंशन क्यों लेते हो? तो बेसिकली येस बैंक ने इसको लोन दिया 30 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जी 10%। मेरा आपसे सवाल, एक साल में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? कह सकता हूँ 3 लाख। मेरा आपसे सवाल है, क्या इसके ऊपर TDS अंडर सेक्शन 194A लगेगा? आप समझ रहे हो कहाँ ले जा रहा हूँ आपको? मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना सर। जहाँ तक आपने अभी तक बताया है एज ऑफ नाउ, तो उस हिसाब से तो हमें बिल्कुल लग रहा है सर TDS लगेगा।
क्योंकि सर मिस्टर ए इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो हम एक लेवल पर ये बोल सकते हैं कि मिस्टर ए डिडक्टर है, यस बैंक डिडक्टी है, और 194A कहता है कि इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हो तो TDS काट लो। और चलो आपको बातों बातों में ये भी बता देता हूँ, TDS का रेट कितना है इस पर, 10%। और जितनी नॉलेज अभी तक आपको मैंने दी है उस हिसाब से आपका आंसर आ रहा है यस, बट इसका आंसर यस नहीं है, इसका आंसर है नो। सर हमें लग ही रहा था आपकी बातें सुन के कि आप नो ही बोलोगे, लेकिन सर आप रीज़न बता दो सर नो का। बेटे मेरी बात सुनो, मैं आपको TDS की चौथी क्लास दे रहा हूँ अभी, आपको मैं सिखा चुका हूँ कि TDS में कितने सारे काम करने होते हैं। जो इंसान डिडक्टर होता है उसको TDS की पेमेंट भरनी होती है, उसको TDS के रिटर्न भरनी पड़ेगी, उसको सर्टिफिकेट्स इशू करने पड़ेंगे, और तो और समझो आप ये सारा काम तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास टैन नंबर नहीं है, टैक्स पेयर अकाउंट नंबर। इसको टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर भी बोला जाता है। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर ले लो आप अभी। सर यानी कि जो भी डिडक्टर होता है उसको तो ये सारे काम करने पड़ते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये बेचारा मिस्टर ए जो सुबह ऑफिस निकलता है, शाम को घर आता है, ये सारे काम करेगा क्या? हर महीना मतलब इसका TDS काटेगा, हर महीना फिर पेमेंट करेगा, फिर क्वार्टरली रिटर्न भरेगा, फिर सर्टिफिकेट भरेगा, टैन नंबर भी होगा। ये बेचारा डे टू डे जॉब करने वाला इंसान, क्या इसको TDS पता होगा? करना है नहीं करना ये तो बाद में छोड़ो। मिस्टर ए एक इंजीनियर है, मिस्टर ए इज़ एन इंजीनियर, उसको TDS पता होगा? सवाल ही नहीं होता सर। मिस्टर ए इज़ अ डॉक्टर, उसे पता होगा? सवाल ही नहीं होता। मिस्टर ए इज़ MBA, उसे पता होगा? सवाल ही नहीं होता। TDS की नॉलेज सिर्फ किसको होती है भाई? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, CM है। वो भी आप अभी पढ़ रहे हो, आपको नॉलेज है। कल को आपकी फील्ड चेंज हो जाएगी, आपको क्या लग रहा है TDS की आपको सारी नॉलेज होगी? साहब 2 साल मैं TDS ना पढ़ाऊँ, मेरे को नहीं पता लगेगा क्या क्या अपडेट्स हो गए हैं TDS के अंदर। क्या बात कर रहे हो आप? प्रोफेशनल कोर्सेज हैं ये, समझ रहे हो? तो बेसिकली TDS की नॉलेज सिर्फ और सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ को होती है सर जो इस लाइन में होंगे। क्या आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या भारत सरकार इस सैलरीड एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करे कि तुमको TDS, तुमको टैन नंबर लेना है, तुमको पेमेंट करनी है, तुमको डिडक्ट करना है, तुमको सर्टिफिकेट इशू करना है? इट इज़ इनजस्टिस सर। देयर आर सो मेनी पीपल, आपके पेरेंट्स देख लो सैलरी में, और आई एम श्योर कोई ना कोई लोन हो सकता है चल रहा हो, हाउसिंग लोन, कार लोन, बाइक लोन, उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे होगे। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फॉलो ऑल दीज प्रोविजंस? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सर ये पॉइंट अब क्यों आ रहा है, पहले क्यों नहीं आ रहा था? बेटा पहले मैंने कौन सा सेक्शन कराया था? सैलरी। सैलरी में एम्प्लॉयर बड़ा इंसान था। इसके बाद मैंने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कौन इशू करता है बेटे? बड़े लोग इस करते हैं। इंडिविजुअल इशू करता है क्या? आपने सिक्योरिटी इशू करी है क्या कभी? आप समझ रहे हो? RPF का पैसा इंडिविजुअल RPF का पैसा देता है क्या? नहीं। ये ऐसा सेक्शन था जिससे एक आम इंसान भी टच में आ रहा था सर इस प्रोविजन के। तो इन्होंने बोला तुमको करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 194A अगर मैं आपसे बात करूं तो ये लगता है पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF। दो कैटेगरी बाहर करी गई है बेटा, इंडिविजुअल भी और HUF भी। अगर यू आर अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF, सर इसका मतलब हम क्या है?
अगर आप कंपनी हो, अगर आप फर्म हो, अगर आप एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, अगर आप ये हो तो आपके ऊपर लगेगा। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना। और अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो तो नहीं लगेगा। बेटा एक कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ है जिनके ऊपर अभी भी लगेगा। मैं कह रहा हूँ अभी भी लगेगा, जो कि बिजनेस या प्रोफेशन में है। बेटा मैंने एग्जांपल देख लो, क्या है ये बिजनेस है क्या मिस्टर ए का, सैलरी है उसकी। अगर एक इंडिविजुअल और एचयूएफ जो कि बिजनेस और प्रोफेशन में है और जिनका प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो उनका टर्नओवर है, इफ इट एक्सीड्स 1 करोड़, अगर आप बिजनेस में है तो 1 करोड़ और 50 लाख्स, अगर आप प्रोफेशन में है तो 50 लाख्स। कुल मिलाकर 194A किसके ऊपर है? आइए, 194A हर पर्सन के ऊपर है। इंडिविजुअल और एचयूएफ को बाहर कर दो, ठीक है? बिल्कुल सर। अब कुछ इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर 194A है जो कि बिजनेस या फिर प्रोफेशन में है, और ऐसा नहीं है एक छोटा इंडिविजुअल जो बिजनेस में है जिसका पिछले फाइनेंशियल ईयर में, अगर अभी कौन सा चल रहा है बेटा, 2021, तो एक इंसान को 2021 में टीडीएस काटना है नहीं काटना, एक इंडिविजुअल को, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? 19-20 पे, बिकॉज दिस इज योर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सो इफ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर if your turnover exceeds 1 crores, if you're doing business, or if it exceeds 50 lakhs, तो भाई तुम्हें बड़ा आदमी बोला जाता है, बड़ा आदमी। और अगर तुम बड़े आदमी हो तो अगर तुम बड़े आदमी हो तो टीडीएस कंप्लायंस में के बात की परेशानी है तुम्हें? हायर कर लो ना स्टाफ, बड़े आदमी हो ना तुम, पिछले साल में 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है ना तुम्हारा, तो बेटे टीडीएस की कंप्लायंस करो। आई बात समझ? दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट जस्ट फॉर 194A, इट इज फॉर गोइंग फॉरवर्ड, जहां पे भी डिस्कस होगा। एक बात और, अब बातें हो गई हैं तो डेवलप करते हैं, मेरी बात करते हैं सर। बेसब्री से हो सकता है आपको इंतजार हो, मेरी बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सौरभ चौधरी। सौरभ का ना बेटा ऐसे होता है, रब 100 भगवान बसते हैं बेटा मेरे अंदर। इज्जत से बात किया करो भाई से, 100 भगवान है हमारे अंदर, ठीक है? तो बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूँ बच्चे, मेरी ना लाइफ में एक है मेरी पर्सनल लाइफ और एक है मेरी प्रोफेशनल लाइफ। समझते हो? हाँ सर। बेटे पर्सनल लाइफ में ना, प्रोफेशनल लाइफ कैसे? बेटा मैं जैसे अपना इंस्टीट्यूट अगर रन कर रहा हूँ इन द नेम ऑफ एड्यू जंक्शन, तो और पर्सनल लाइफ क्या है सर? आपके घर के जो भी खर्चे हैं। तो मेरे को एक बात बताइए,
मैंने गाड़ी खरीदी एक, ठीक है, और मैंने गाड़ी खरीदी तो मैंने बैंक से लोन लिया था, और मैंने जब बैंक से लोन लिया तो भाई साहब इंटरेस्ट भी देता हूँ, तो सौरभ जी इंटरेस्ट भी दे रहे थे। तो मैं इसको कहाँ से जोड़ रहा हूँ, यहाँ से, ठीक है। और आप मेरे बारे में जान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सौरभ चौधरी इज डूइंग बिजनेस और प्रोफेशन, आई वुड रादर से, देखो इसको मैं क्या बोलूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट को, बिजनेस या प्रोफेशन या कैसे बोलूँ, आप ये मान लो कि ये बिजनेस है। ऑल दो सर, आप सब बच्चों को मैंने क्लास में बताया हुआ है कि मेरा तो पैशन है, ये सब मुँह माया है, मैं बिजनेस सोच के बिल्कुल भी नहीं आया इस लाइन में, रोजी रोटी चल जाए बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और आप ये लगा लो, अभी कौन सा साल है, अभी चल रहा है प्रीवियस ईयर 2021, तो मुझे बता दीजिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 19-20। और बेटा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ना भाई का टर्नओवर 1.20 करोड़। ओ बड़े आप नहीं है सर, आप तो एग्जाम्पल है बेटे, 1.5 करोड़। और मैंने लाइफ में गाड़ी ली घर के लिए यूज़ करने के लिए, तो मैंने लोन भी लिया होगा, तो मैं इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँगा। मान लो मैंने लोन कहाँ से लिया, यस बैंक से, तो मैं इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँगा। मेरा आपसे सवाल, क्या मेरे ऊपर टीडीएस है, पहले मैंने इसको हटा दूँ, हाँ जी, मेरा आपसे सवाल, क्या मेरे ऊपर जब मैं कुछ भी यस बैंक को इंटरेस्ट पे करूँगा, क्या मेरे ऊपर टीडीएस है? सर लगता तो है सर आपके ऊपर टीडीएस है। क्यों लगता है आपको बेटे? क्योंकि सर आपका प्रीसीडिंग, आप इंडिविजुअल हो तो आप यहाँ से तो बाहर चले गए, लेकिन सर आप एक बिजनेस कर रहे हो और आपका टर्नओवर बढ़ रहा है। नहीं बेटे नहीं, अब एक लाइन मेरी भी सुन लो, टीडीएस इज not applicable on personal expenses। मेरी निजी ज़िंदगी में मैं गाड़ी लूँ, घर लूँ, घर में उसमें रह रहा हूँ, ब्याज दे रहा हूँ, चाहे मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे ऊपर नहीं लगेगा। वाई? बिकॉज इट इज़ अ पर्सनल एक्सपेंस। और यही अगर प्रोफेशनल लाइफ में, अगर मैंने सोचा होता कि यार मान लो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कि मुझे वर्किंग कैपिटल का लोन चाहिए, मुझे डे टू डे मुझे कोई लोन चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो मैंने 10 लाख लिए होते और सौरभ जी ने इंटरेस्ट पे करा होता आईसीआईसीआई बैंक को। तो मेरा आपसे सवाल, जब मैं आईसीआईसीआई बैंक को इंटरेस्ट पे करूँगा, क्या उसके ऊपर टीडीएस प्रोविजन होंगे? सर देखो, आप वैसे तो इंडिविजुअल हो तो इस कैटेगरी में तो आ नहीं रहे, लेकिन क्या आप इस कैटेगरी में आ रहे हो? हाँ बेटा, कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो यहाँ पे बिल्कुल लगेंगे। सो यू हैव टू सी कि ये बिजनेस पर्पस भी है या ऑफिशियल पर्पस, आई मीन बिजनेस है या पर्सनल पर्पस है। पर्सनल पर्पस के ऊपर टीडीएस प्रोविजंस नहीं है सर। क्लियर है? तो कुल मिलाकर आपको जो कहानी मैंने बनाई वो ये बनकर आ गई आपकी, TDS is not applicable on personal purpose। इवन इफ मैं एक बिजनेसमैन हूँ बट मेरे पर्सनल खर्चों के ऊपर थोड़ा सा TDS लग जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। आइए, तो अब समझते हैं। दिस सेक्शन अप्लाइज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज क्रेडिटेड और पेड बाय एसएससी, यानी कि जो भी एसएससी, यानी कि डिडक्टर कौन हो गया? एसएससी, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो बेसिकली 194A ने बोला देखो जी इंडिविजुअल और एचयूएफ बाहर है, लेकिन
an individual or HUF whose total sales or gross receipt of turnover, मैंने आपको बताया था turnover from the business or profession carried on by him, यानी कि वो इंसान क्या कर रहा है, बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है, exceeds the monetary limit of 1 crore और 50 lakhs. ठीक है, अंडर सेक्शन 44 AB, बेटा पीजीपी के अंदर ये जो लिमिट्स है 44 AB में दिया हुआ है. ड्यूरिंग दी, इसको बॉक्स में कर लीजिए, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मैं सेम फाइनेंशियल ईयर नहीं देख रहा, पिछला फाइनेंशियल ईयर, इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स. मुझे बताइए कोई दिक्कत? बेटा मैं इस पे आपको 7 चाहे 5 मिनट और लगा लूँ, लेकिन इसके बाद में जब आगे पॉइंट्स में आएगा ना ये, तो मैं इसके ऊपर टाइम नहीं लगाने वाला. तो आइए, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप कुल मिलाकर बात समझ पाए, एसएससी या तो इंडिविजुअल है या तो एचयूएफ है और या फिर अदर्स है. अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो या तो वो बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं या फिर अदर्स में. अगर वो इस कैटेगरी में है तो जी आपके ऊपर कोई टीडीएस नहीं है. अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हो तो भी देखना पड़ेगा कि आपका जो खर्चा है वो ऑफिशियल है या पर्सनल है. अगर तो पर्सनल है तो कोई टीडीएस नहीं है, और अगर ऑफिशियल है तो अगर ऑफिशियल है तो फर्दर 2 बातें देखनी पड़ जाएंगी. अगर ऑफिशियल है तो फर्दर 2 बातें, क्या आप बड़े इंसान हो? बेटा पेपर में ऐसे मत लिख देना. बड़े इंसान का मतलब समझ रहे हो ना, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ है, उससे वो ज़्यादा है, 1 करोड़ 50 लाख से ऊपर टर्नओवर है. या फिर आप छोटे इंसान हो. अगर तो आप बड़े हो, अगर तो आप बड़े इंसान हो तो फिर बड़ा दिल रखो ना, टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे. और अगर आप छोटे इंसान हो तो आपको रिलैक्सेशन दे देंगे. और अगर ये अदर्स है, इसके अंदर कोई कैटेगरी हम लोग को डिस्कस नहीं करनी, इस पे तो सिंपल सी बात है टीडीएस. तो बेटा ये अभी आप समझ लो, ये आगे के सेक्शन में आएगा. मैं मिनट के अंदर इस पॉइंट से निकल जाऊंगा, मैं डिस्कस नहीं करने वाला बच्चे, क्योंकि एक ही बात को मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा, बहुत लंबा पड़ेगा. हाँ जी, क्लियर है? चलिए, टाइम ऑफ डिडक्शन. सर टाइम ऑफ डिडक्शन में क्या लिखा है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. और आगे यही लिखा हुआ है, सस्पेंस अकाउंट में भी जाएगा तो भी यही होगा. बेटा एक CBDT सर्कुलर आया हुआ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, मैं आपको ये बताऊंगा, तो इस पॉइंट पर मैं आऊँगा अभी. ठीक है, रेट ऑफ TDS, रेट कितना है बच्चे? 10%. यानी कि अगर आपके ऊपर 194A लग गया तो आपको किस रेट पर काटना है? TDS 10%. अब मेरी बात समझना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट करा रहा हूँ. कुछ केसेस में 194A में चाहे आप फॉल कर रहे हो बट आपको TDS डिडक्ट नहीं करना. आइए सर समझते हैं, बहुत सारे पॉइंट है सर इसमें, देख रहे हो. तो मैं इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ जो पॉइंट रेलेवेंट हैं वो बताऊंगा, बाकी आप रीड करेंगे क्योंकि डेवलप हो चुके हो आप. आइए, चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट पहले ही है सर, 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ था. तो किस किस केस में 194A नहीं लगेगा? इफ़ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड और क्रेडिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड्स 5000. बेटे मैंने आपसे 10,000 का लोन लिया, मेरी बहुत बड़ी कंपनी है,
500 करोड़ का टर्नओवर है, बहुत बड़ा इंसान हूँ मैं। तो आप समझ लो, कंपनी है, मैंने आपसे कितने का लोन लिया, 50,000 का, 50 का नहीं, 40,000 का, 40,000 का। इंटरेस्ट रेट क्या है, 10%। तो मैं आपको साल का इंटरेस्ट कितना दूंगा, 4,000। तो क्या मुझे TDS काटने हैं? नहीं काटना, बिकॉज पूरे साल का इंटरेस्ट अगर 5,000 एक्सीड ना करे तो मुझे इंटरेस्ट नहीं काटना है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है बात। अब मेरी बात समझ लो, ये जो 5,000 की लिमिट है, ये कुछ कुछ जगहों पे 40,000। ये अमेंडमेंट है बेटा, ये पहली बार पढ़ा रहा हूँ ये मैं लाइन, पहले यहाँ पे ना 10,000 लिखा हुआ था, तो ये अमेंडमेंट है। दिस लिमिट इज 40,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग कंपनी। मैं यहीं पे रुक जाऊंगा पहले। सर ये 40,000 की जो है कहाँ पर है? बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने बैंक में FD कराई। जो FD होती है ना, वो एक टाइम पीरियड पे होती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, ये टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मीन्स फिक्स डिपॉजिट, FD। मैंने FD कराई। सर कितने की कराई आपने? बच्चे मैंने कराई 2 लाख की। अच्छा सर, क्या मुझे बैंक इंटरेस्ट देगा? हाँ सर देगा। सर कितना रेट देगा? मान लेते हैं 10%। तो 2 लाख का 10% कितना हो गया बच्चे? 20,000। सर क्या बैंक जब आपको इंटरेस्ट दे रहा है, क्या बैंक के ऊपर 194 लगा? इससे पहले ऊपर के सारे पॉइंट के को देख के बिल्कुल लगा, बिकॉज दैट इज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सर क्या बैंक TDS काटेगा? नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि 40,000 लिमिट है ना भाई। यानी कि यानी कि यानी कि यानी कि अगर मैं 5 लाख रुपए जमा कराऊं बैंक में, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो कितना हो गया? 50,000। अब तो एक्सीड हो गया ना 40 से, अब TDS कटेगा सर। क्लियर है? तो बैंक्स के ऊपर यही लिमिट पहले 10,000 थी, जैसे इंटरेस्ट 10 से ऊपर होता था TDS होता था, लेकिन अब क्या लिमिट हो गई है? 40,000। तो टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग, ऐसी टाइम डिपॉजिट विद कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन बैंकिंग बिजनेस एंड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। क्लियर? और ये 40,000 50,000 हो जाता है अगर जो भी इंसान है जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो सीनियर सिटीजन है। यानी कि अगर मैं सीनियर सिटीजन हूँ तो लिमिट कितनी होएगी सर, कि जब बैंक मुझे पैसा देगा तो 50,000 की लिमिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट है। क्लियर है? आपको ये सब सिर्फ जनरल रीड कर लेना है। क्लियर है? ये इतना रेलिवेंट नहीं है। अगला, इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड बाय अ फर्म टू इट्स पार्टनर। सर एक पार्टनरशिप फर्म है, वो अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देता था, याद है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या सर फर्म को TDS डिडक्ट करना होगा क्योंकि पार्टनर को दे रहा है? नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है इधर। ठीक है। इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, कौन पे कर रहा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन कोऑपरेटिव बैंक। बेटा प्रोविजन याद करने के, किसको दे रहे हैं? टू अ मेंबर। और टू सच इनकम क्रेडिट पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रही है तो TDS नहीं है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अपने मेंबर को दे रही है तो TDS काटने की जरूरत नहीं है। क्या दे रही है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेड और क्रेडिट डिपॉजिट इन स्कीम फ्रेम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ फ्रेमिंग कर देगी इनके ऊपर नहीं है तो नहीं लगेगा। और इसके बाद और कोई पॉइंट मैंने आपको बताना है? बेटा ये सब चीज़ें ना आप पढ़ लोगे। हाँ ये बताना है, इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड टू द फॉलोइंग एंट्रीज। अब इससे आपका और क्लैरिटी बढ़ेगी। मेरी बात समझना, आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम सुना है? सर क्या बात कर रहे हो सर? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को क्या लोन की जरूरत पड़ती होगी? अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या है सर? कंपनी। ठीक है, रिलायंस को लोन की ज़रूरत पड़ी, बड़े लोग हैं सर, उनको सीधा कितने की ज़रूरत पड़ती है? 1,000 करोड़ की। तो मिल भी जाता है उन्हें, सिक्योरिटीज़ इतनी, लैंड एंड बिल्डिंग सिक्योरिटी इतनी है। तो रिलायंस जी ने क्या करा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 1,000 करोड़ का लोन ले लिया। किससे लिया सर? बैंक से ले लिया।
1000 करोड़ के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 100 करोड़। अब रिलायंस ये पूछ रहा है कि जी मेरे को 100 करोड़ दूंगा तो ये इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़ है, तो इंटरेस्ट देना है क्या, आई मीन टीडीएस काटना है क्या? आंसर इज नो। आंसर इज नो, आई एम सॉरी सर। क्या बात कर रहे हो सर आप? बेटा आप अगर जिसको पे कर रहे हो अगर वो बैंक है तो आपको टीडीएस नहीं काटना, इवन इफ यू आर डूइंग बिजनेस। ओ वाओ, यही इस पे फोकस है। इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड टू द फॉलोइंग, अगर ऐसा है तो आपको नहीं काटना। बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस, यूटीआई, notified institutions, associations, body institution, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो नाम याद करने हैं आपको, ये ट्रस्टेड लोग हैं, यानी कि इनको आप पेमेंट करो तो सरकार को भरोसा है ये अपनी इनकम बता देंगे, टैक्स पे कर देंगे, तो आपको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है सर। कोई दिक्कत? बेटा ये आप रीड कर सकते हैं, ये सर्कुलर में क्लैरिफिकेशन है भैया, टीडीएस मत काटो। देखो क्या होने लग गया था, सीनियर सिटीजन की ना ये जो लिमिट है ना ये अभी आई है, आप देख रहे हो ये सर्कुलर कब का है, 2018, ऑलमोस्ट 2019 आ ही गया था। तो इवन इफ सरकार ने जब लॉ बना दिया ना तो भी लोग बैंक्स क्या कर रहे थे, टीडीएस काट रहे थे। तो सरकार ने, सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन निकाली कि जब हम बता चुके हैं कि लिमिट 50,000 हो चुकी है तो आप टीडीएस क्यों काट रहे हो? क्योंकि आपको बेवजह भी तो टीडीएस नहीं काटना चाहिए ना। जब सरकार, जब इनकम टैक्स एक्ट नहीं कह रही कि तुम्हें टीडीएस काटना है, तुम फिर भी काटे जा रहे हो, बेवकूफ हो क्या? आइए, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ डिडक्शन इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार जनरल। बेटे समझना, आपको पता है इंडिया में ना बहुत सारे लोगों में फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स रहते हैं कि मैंने उसको एक काम दिया था, इसने लेट करा, अब ये नुकसान भरेगा 10 करोड़। वो कहता है मैं क्यों भरूँ, मैंने कहा चल बेटा कोर्ट। तो कोर्ट को क्या करना पड़ता है बेटा, ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल डिस्प्यूट होते होंगे कि आपने मेरे देने, आप कहते हो नहीं देने, मैंने आपके देने, मैं आपको कहता हूँ नहीं देने। भाई ऐसे डिस्प्यूट कोर्ट में जाते होंगे सर, लेन देन वाले डिस्प्यूट, ठीक है। अब कोर्ट क्या करता है कि कोर्ट जब तक डिसाइड नहीं होता ना तो पार्टी से पैसे रखवा लेता है, और किसके नाम पर रखवा लेता है, इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट के नाम पर पैसे रखवा लेता है, और वो रजिस्ट्रार जनरल क्या करता है, बैंक में उस पैसे को रख देता है कि भाई जो भी केस जीतेगा उसको ये पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। अब जब बैंक के पास आप वो पैसा रखते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। अब सवाल ये है, ये इंटरेस्ट किसको बिलोंग कर रहा है, क्या है रजिस्ट्रार जनरल को? नहीं बेटा, वो तो टेम्पररी, उसने पैसा अपने पास रख के सिर्फ एफडी कराई हुई है। ये पैसा जो भी जीतेगा कल को केस उसको मिलना है, रजिस्ट्रार जनरल तो सिर्फ सिक्योरिटी रख रहा है उसको। तो इसके ऊपर एक सर्कुलर आया कि देखो जी, बैंक जो रजिस्ट्रार जनरल ने जो एफडी कराई है उसके ऊपर टीडीएस ना काटे। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये इनकम किसकी है मेरे भाई, रजिस्ट्रार जनरल की थोड़ी ना, कल को जो भी केस जीतेगा वही ये इनकम भी ले जाएगा। तो इसके ऊपर टीडीएस, जब कल को केस डिसाइड हो जाएगा तब आप टीडीएस काटिए, अभी आप टीडीएस मत काटिए। क्लियर है बच्चे? इसको आपको जनरल रीड करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेवल नहीं है। सर ये वाला आप पढ़ लोगे, डिडक्शन ऑफ टैक्स इनकम अक्रू टू माइनर चाइल्ड, ये आप रीड कर लेना प्लीज़। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्या होता है सर? सर ये कैपिटल गेन के अंदर आएगा, और आप सिर्फ ये समझना, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो होती है उसमें आप पैसा रखते हो। जिन बच्चों का नहीं हुआ कैपिटल गेन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब हो जाएगा आपके लिए मिनटों का काम होगा। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एक स्कीम होती है जिसमें आप पैसा रखते हो, उस स्कीम के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या उस पर टीडीएस कटेगा? उस पर टीडीएस कटेगा, बिल्कुल कटेगा। मुझे बताइए
यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक, जो मैंने आपको कोर बैंकिंग सोल्यूशन वाला जो वो पैराग्राफ छुड़वाया था। अब मेरी बात समझना सर, आपने हमें बताया कि अगर एक इंसान बैंक में एफडी कराता है तो 40,000 तक के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। तो सर ऐसा करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं मालवीय नगर में रहता हूँ, तो मैं मालवीय नगर में यस बैंक में गया, यस बैंक मालवीय नगर, और वहाँ पे मैंने 4 लाख की एफडी करा ली। 3 लाख मान लेते हैं, 3 लाख की एफडी करा ली। 3 लाख के ऊपर 10%, 30,000। तो जब मुझे इंटरेस्ट आएगा, क्या बैंक टीडीएस काटेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि लिमिट जो है वो 40,000 है, तो बच गया मैं टीडीएस। अब मैंने क्या करा सर, मैं गुड़गांव भी जाता हूँ ब्राइट कॉमर्स क्लासेस। अब क्या हुआ, गुड़गांव में भी मैंने यस बैंक देखा। मैंने कहा यार क्यों ना मैं 3 लाख और वहाँ जमा करा लूँ। मालवीय नगर में तो 3 लाख है ही, 3 लाख उधर जमा करा लेता हूँ, और 3 लाख उधर जमा कराऊंगा तो जब वो 10% देगा 30,000, तो वो भी बच जाऊंगा क्योंकि 40,000 लिमिट है। क्या ये जो 40,000 की लिमिट है ये ब्रांच वाइज है, या ये टोटल वाइज है? यानी कि भाई साहब यस बैंक में टोटल इंटरेस्ट तो आ रहा है 60,000, तो मैं टोटल देखूं या मैं इंडिविजुअल देखूं? अब मेरी आंसर सुन लो। एक बोला जाता है कोर बैंकिंग सिस्टम। ये जो बड़े बड़े बैंक्स हैं ना सारे, ये क्या फॉलो कर रहे हैं? कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? मालवीय नगर वाले को पता होता है, वो 1 मिनट में सिस्टम से निकाल के देख सकता है कि मेरे नाम की और कहाँ कहाँ एफडी चल रही, मेरे नाम की और कहाँ कहाँ एफडीज चल रही। तो वो मेरा नाम डालेगा और उसे पता लग जाएगा, अच्छा हमारे यहाँ 3 लाख, गुड़गांव में भी 3 लाख, अच्छा। दिस इज कॉल्ड कोर बैंकिंग सिस्टम, कि हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंटीग्रेटेड है। अगर तो बैंक कोर बैंकिंग सिस्टम फॉलो कर रहा है, अगर तो बैंक कोर बैंकिंग सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो बैंक को पता लग गया। तो भाई साहब अगर बैंक को पता लग गया तो एग्रीगेट वाली लिमिट है। एग्रीगेट वाली मतलब टोटल कितना हो गया? 60,000। ठीक है, कितने से ऊपर है? 40,000, टीडीएस कटेगा। अगर बैंक कोर बैंकिंग सिस्टम फॉलो नहीं करता, उनके सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं है, तो मुझे बताइए क्या मालवीय नगर वाले को पता लग पाएगा कि आपने कितनी कितनी जगह खोले? नहीं पता लग पाएगा सर। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? दैट लिमिट इज ब्रांच वाइज, दैट लिमिट इज ब्रांच वाइज। आपको आई बात समझ? देखिए, जो बैंक है या तो वो कोर बैंकिंग सिस्टम फॉलो कर रहा होगा, या तो वो कोर बैंकिंग सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा होगा। अगर तो वो कोर बैंकिंग सिस्टम फॉलो कर रहा है तो 40,000 इज फॉर ऑल ब्रांचेस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर नहीं कर रहा तो 40,000 इज
ब्रांच 22, क्योंकि उनको पॉसिबल नहीं है बेटा कि ये पता लग पाएगा। तो अगर आप कोर बैंकिंग सिस्टम फॉलो नहीं कर पा रहे तो मालवीय नगर वाले ने 30,000 दे दिए, ये यस बैंक मालवीय नगर है, और ये यस बैंक और मालवीय नगर, और ये कौन सा है, गुड़गांव वाला है, इसने भी 30,000 दे दिए। इसने भी TDS नहीं काटा, इसने भी नहीं काटा, तो क्या इनकी गलती बोल सकता हूँ? कोई गलती नहीं है इनकी। दे आर नॉट अवेयर कि दूसरा को इंटरेस्ट हमारी ही ब्रांच से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आप इसको रीड कर सकते हैं सर। मुझे बताइए कोई दिक्कत? सर इसमें एक पॉइंट और छोटा सा है, लेकिन मैंने अब आपको एक डेवलप कर दिया, तो अब आप रीड करोगे तो हो जाएगा बेटा वो। और इलस्ट्रेशन ये वाली ज़रूर कर लेना, ये इलस्ट्रेशन करोगे तो आपके जो भी गैप्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, ये ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। बड़ा सेक्शन थे बेटा, दो दो ख़त्म कर दिया हमने। बच्चों की हिम्मत है, बस लगे हुए हैं बेचारे बच्चे। आइए, इसके बाद हमने क्या करा था, अब छोटे छोटे सेक्शन है बेटा। 194B लॉटरी वाला, फिर हमने करा था 194BB। आइए आगे देखते हैं। सर इसके बाद BBB हो गया था बेटा। कॉन्ट्रैक्टर नहीं कराऊंगा बेटा, अगली क्लास में कराऊंगा, ये भी बड़ा है क्योंकि। $194D, क्या ये हमने कर लिया था? हाँ सर ये हमने कर लिया था, तो लिखो ना फिर यहाँ पर। इसी बहाने आपको सेक्शन भी याद होते जाएंगे। सेक्शन 194D सर हमें तो वैसे भी याद है, आप अगर पूछ लो तो बताओ बेटा और कौन से हुए थे? सेक्शन 194G, देन सेक्शन 194H, ये सारे के सारे कमीशन के थे। तो जिस कॉम्बिनेशन से मैंने करवाए हैं उसी हिसाब से करना। 193 और ये एक साथ, टू एक साथ। ठीक है जनाब? हाँ सर। आइए आगे बढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस बेटा, इस पर एक पॉइंट बोलना है मैंने। इसको ना आफ्टर डिडक्शन लिख दो। इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो मैं डिडक्शन में डिटेल में डिस्कस करता हूँ। अगला चैप्टर जो मैं आपको कराऊंगा वो डिडक्शन का ही कराना है बच्चे मैंने। ठीक है, तो जब डिडक्शन का पॉइंट कराऊंगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा बच्चे। ठीक है, याद रहेगा मुझे, अगर मैं भूल जाऊँ तो मेरे को मैसेज कर देना प्लीज़, डिडक्शन का जब चैप्टर चल रहा हो तब मैं इस पर आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये आपको एकदम समझ आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं आएगी। ये हमें अभी करना है, हाँ चलिए कर लेते हैं। 194E, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। बेटा आपको पता है जब IPL मैच होता है तो बाहर से बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं। ठीक है, जब बाहर से बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं तो क्या उनको कुछ पैसा मिलता है? बिल्कुल मिलता है बेटा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर अगर उनको पैसा मिल रहा है तो उनको इनकम हो रही है, और जो भी इनकम देता है, जैसे टीम के जो भी ओनर्स होते हैं वो उनको पैसा देते हैं 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ की, भाई खेलो। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, कह सकता हूँ कि वो जो भी प्लेयर्स हैं उनको क्या मैं बोल सकता हूँ, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन क्या मैं बोल सकता हूँ। जैसे डेविड वार्नर है, ठीक है, केरॉन पोलार्ड है, क्रिस गेल, ठीक है, ये सारे प्लेयर जो भी बाहर के आते हैं तो ये नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन है। बाहर से कमेंटेटर्स भी आते हैं, बाहर से फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, कोचेस आते हैं, ठीक है, चेयर लीडर्स आती हैं। तो उनको जब आप पेमेंट करते हो तो क्या उन पे TDS होता है? बिल्कुल होता है बेटा। कौन से सेक्शन में? 194E में।
दिस सेक्शन प्रोवाइड फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम रेफर टू इन 115 BBA, इसके अंदर आपको नहीं जाना. पेबल टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन इंक्लूडिंग एन एथलीट और एन एंटरटेनर, चेयर लीडर्स आ गई एंटरटेनर में. Commentators who is not a citizen of India, obviously they are coming from outside India, they are citizen of some other country or a non-resident sports association or institution. ठीक है. रेट ऑफ TDS 20.8. सर ये कैसा सा रेट है? एक और बात सुन लो, अभी तक मैं जो भी आपके साथ TDS के रेट डिस्कस कर रहा था वो फ्लैट रेट थे, उसके अंदर ना तो कोई सरचार्ज ना HEC कुछ भी नहीं था. लेकिन बेटा जो बाहर का इंसान होता है उससे जितना टैक्स अभी TDS कट सकता है, बाद में तो वो उड़ के चला जाता है. तो बेसिकली नॉन रेजिडेंट के केस में आपका जो रेट है वो 20% है और इसके ऊपर 4% HEC लगा दिया तो 20.8 हो गया बेटा. टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. इनकम रेफर टू इन 115 BBA, यानी कि आप कौन सी इनकम इस सेक्शन में ला रहे हो. Income received by non-resident sportsmen by way of participation in any game or sport in India. Games like crossword puzzles taxable under 115 BB, तो ये उसमें are not included here. तो लॉटरी और ये सब यहाँ नहीं आएगा. एडवर्टाइजमेंट, मैं डेविड वार्नर को बोलता हूँ भाई ऐसा करना, अपने बैट के ऊपर एडू जंक्शन लिख के खेलना, तो वो एडवर्टाइजमेंट पैसा जो भी दे रहा हूँ वो भी इधर आ जाएगा. कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल रिलेटिंग टू एनी गेम, और जैसे कमेंटेटर्स होते हैं और बाहर के जो प्लेयर होते हैं, गैरी कर्स्टन, हर्शल गिब्स, दे आर राइटिंग सम आर्टिकल्स, दे आर गेटिंग मनी. ठीक है, तो ये वाली इनकम हो जाती है. और सर ये सब कुछ देखना है नहीं देखना, ये वाला क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा और आपका 194E समाप्त हुआ. सर और कितने हैं बेटा? अभी है बेटा, अभी बस हिम्मत रखो बच्चे. आप हिम्मत रखोगे तो मेरी भी हिम्मत बनी रहती है. सेक्शन 194. आइए सर, ये वाला 194E देखना है, कुछ नहीं देखना आपको. और इनफैक्ट ये मैं आपको बताता हूँ, इसको होमवर्क लिख लो, आप इसको रीड कर लेंगे. 194F होमवर्क, इसको रीड कर लोगे. 194G हो गया हमारा, कमीशन ऑफ ब्रोकरेज हो गया. अब मैंने आपको ना कमीशन ऑफ ब्रोकरेज में एक चीज़ बोली थी कि ये मैं बाद में बताऊंगा. ये देखो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF, वही वाला पॉइंट. क्योंकि ये वो कमीशन और ब्रोकरेज था. मान लो आपको घर किराए पे चाहिए, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना लोग जो किराए पे रहते हैं, फिर वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू घर लेते हैं. तो प्रॉपर्टी डीलर उनको कहता है लाओ जी कमीशन लाओ. तो क्या वो इंडिविजुअल, वो छोटे छोटे इंडिविजुअल, सैलरी कमाने वाले इंडिविजुअल, क्या वो TDS काट पाएंगे? नहीं सर. इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अदर देन इंडिविजुअल. बाकी कहानी वही है कि जो बिजनेस में होगा, और सारी कहानी वही है. और ये वाली इलस्ट्रेशन पढ़ लेना एक बार, ठीक है, आधा नीचे समझ. अब मैं रेंट पर आ रहा हूँ, और कौन कौन से बताने हैं मैंने? रेंट बताना है, IA बताना है, IB, IC, छोटे छोटे बताता हूँ पहले बेटा. 194JI है, जहाँ से हमने TDS शुरू करा था. याद करो, मिस्टर ए था, एक प्रोफेशनल था, ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करी थी उसने. हाँ सर हमें याद है, 1 लाख रुपए की पेमेंट करी थी उसको. और उसने क्या सर्विस दी थी बेटा? ऑडिट सर्विस. तो बेसिकली जो ऑडिट सर्विस देते हैं, टैक्स सर्विस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, like if they're professionals and they're giving their professional service, they're rendering their professional service, ठीक है, तो उनको जब पेमेंट करी जाती है तो TDS काटा जाता है. सर कौन से सेक्शन में काटा जाता है? 194J. आइए एनालिसिस करते हैं. एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF.
सर यहाँ पर भी इंडिविजुअल और एचएफ को बाहर कर दिया। हाँ बेटे एग्जांपल दे देता हूँ। बेटे सपोज करो एग्जांपल लूँ ये वाला। हाँ चलिए सपोज करते हैं। सपोज करो बेटे दुष्यंत सर है। सर अब फिर आप बोलोगे उनकी शादी नहीं हो रही। नहीं बेटे सपोज करेंगे उनकी शादी हो गई बेटे। ओहो आज इतना अच्छा सोच रहे हो सर आप। हाँ बेटा सपोज करो दुष्यंत सर हैं और दुष्यंत सर की शादी हो गई, ठीक है। और क्या हुआ बेटा, दुष्यंत सर का अब डिवोर्स हो रहा है बेटा। तो दुष्यंत सर का डिवोर्स हो रहा है तो दुष्यंत सर ने क्या करा, एक लॉयर को हायर करा। तो लॉयर ने फीस मांगी जी 10 लाख, करवा देंगे जी डिवोर्स, ठीक है। और प्रॉपर्टी से कुछ हिस्सा भी नहीं जाने देंगे आपका। डिवोर्स में ना बड़ा पैसा चला जाता है मेंटेनेंस के नाम से। तो इसलिए दुष्यंत सर ने लॉयर कर लिया और 10 लाख रुपए की लॉयर को पेमेंट देनी है। मेरा आपसे सवाल, क्या दुष्यंत सर टीडीएस जब लॉयर को पेमेंट करेंगे 10 लाख की, क्या वो टीडीएस कंप्लायंस आपको लगता है कि वो कर लेंगे? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे सर जिनका डिवोर्स होता होगा जो लॉयर को हायर करते होंगे। इनफैक्ट हम लोग जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं 30-40 हज़ार रुपये लग जाता है। कुछ ऑपरेशंस होते हैं 2-3 लाख रुपए हॉस्पिटल्स को पेमेंट करते हैं। तो उनको भी तो प्रोफेशनल फीस ही देते हैं ना हम लोग, है ना। तो क्या हम टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं? नहीं सर पॉसिबल नहीं है सर। 10 नंबर लेना, मंथली टीडीएस डिडक्ट करना, स्टेटमेंट देना, सर्टिफिकेट। तो इसलिए यहाँ पे वही बात कि इंडिविजुअल और एचयूएफ को बाहर कर दिया। लेकिन आप देखोगे इसमें इंक्लूड भी होना चाहिए था टाइम ऑफ डिडक्शन। तो इसमें लाइन लिखी क्यों नहीं गई? तो इसमें आप ये लगा लेना बेटा, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। और अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ अपने बिजनेस या प्रोफेशन पर्पस के लिए पेमेंट करते हैं और अगर उनका पिछले साल में टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से ऊपर है एज पर 44 AB, तो भाई साहब उनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा कहीं ना कहीं। अब फोकस क्या है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट एनी सम बाय वे ऑफ। आपको ये 5 कैटेगरीज याद रखनी है। फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, सर ये क्या होता है इसके अंदर हमने नहीं जाना। प्रोफेशनल सर्विस की अपनी डेफिनेशन है टेक्निकल, यानी कि अगर हर वो इंसान अदर देन इंडिविजुअल जो उनको बाहर कर दिया, अगर वो प्रोफेशनल सर्विस की फीस देते हैं, टेक्निकल सर्विस देते हैं, एनी रेम्यूनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड अदर देन दोज ऑन विच टैक्स 192 टू अ डायरेक्टर। यानी कि आप अगर डायरेक्टर को पेमेंट करते हो, अगर इट इज़ इन द नेचर ऑफ सैलरी तो 192 में आ गई। अगर उसके अलावा कोई पेमेंट करते हो तो 194 जे में आ जाती है। जैसे कि सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं उनको सिटिंग फीस दी जाती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो सर आपके नौकरी में नहीं होते, वो सिर्फ आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर पार्ट रोल उनका होता है कि फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर का पॉइंट हो गया, देन रॉयल्टी एंड देन नॉन कम्पीट फीस। तो आपको ये 5 पॉइंट याद रखने। अगर आप इन 5 में से कोई भी पेमेंट करते हो तो आपको टीडीएस कितना काटना है? 10,000। सर आपने ये 5 अलग से याद क्यों करा रहे हो? बेटा मैं इसलिए याद करा रहा हूँ, अब आप ना यहाँ पे इसके साथ में लिख लो कि जो लिमिट है, जैसे हर जगह पे लिमिट आ रही थी, कहीं पे 10,000, कहीं पे 40, कहीं पे 50, कहीं पे कुछ 50 लेस देन 50 ऐसे करके लिमिट आ रही थी ना। तो 194 जे की लिमिट कितनी है बेटा? 30,000। यानी कि अगर मैं आपको 30,000, अब अगर आप एक लॉयर हो और अगर मैं आपको 25,000 देता हूँ तो क्या टीडीएस काटना है? नहीं काटना सर। तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 30,000। सवाल ये है इन 5 का मिला के 30,000 है? नहीं बेटा, यहाँ पे लिखो 30,000। फर्स्ट वाली लिमिट का कितना है? 30,000। सेकंड का कितना है? 30,000। थर्ड पे लिखो नो लिमिट। 2 रुपये भी दोगे तो भी टीडीएस काटोगे। डायरेक्टर को कुछ भी जाएगा, कोई लिमिट नहीं है इसको। रॉयल्टी 30,000, नॉन कम्पीट फीस 30,000। अगर मैं आपको रॉयल्टी दे रहा हूँ 20,000, अगर मैं आपको रॉयल्टी दे रहा हूँ 20,000 और मैं आपको नॉन कम्पीट फीस दे रहा हूँ 20,000, टोटल कितना हो गया? 40,000। क्या टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि सर हर किसी की अपनी अपनी लिमिट है 30,000 की। एक चीज़ ध्यान रखना है, जनरल रेट 10% है, लेकिन कॉल सेंटर वाले
पेई एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर। सर मेरा भारती एयरटेल का मालिक हूँ मैं, आई एम भारती एयरटेल। मैं सिम कार्ड बेचता हूँ, और लेकिन जो भी कंप्लेंट्स होती हैं मैं, माई एम्प्लॉयज़ डो नॉट हैंडल दैट। मैंने कॉल सेंटर को आउटसोर्स करा हुआ है और मैं उसको 20-30 करोड़ रुपए दे देता हूँ साल का। पर कॉल आई पे देम 50 रुपीज़ बिकॉज दे आर हैंडलिंग माई कस्टमर्स वेल। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि जब मैं उन्हें पेमेंट करूँगा तो क्या उसको प्रोफेशनल सर्विस माना जा रहा है? यस, बिल्कुल सही, प्रोफेशनल सर्विस माना जा रहा है। अब सवाल ये है 10% कटेगा? नहीं, 2% कटेगा, ये आपको याद रखना है। टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सस्पेंस में भी डाला तो भी क्रेडिट मान लिया जाएगा। ये थ्रेशोल्ड की वही कहानी है जो मैं आपको सारी की सारी सिखा चुका हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी, एन इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट लायबल टू टैक्स एट सोर्स, और आगे यही कहानी लिखी हुई है। अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हो तो टीडीएस लगेगा। और ये वाला पॉइंट बेटा आपको दिख गया एक, एन इंडिविजुअल और एचयूएफ शेल नॉट बी लायबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स बाय वे ऑफ फीस ऑफ प्रोफेशन इन सच इन केस सम इज क्रेडिट पेड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दुष्यंत सर। मान लो अगर दुष्यंत सर का डिवोर्स हो रहा है तो दुष्यंत सर अगर लॉयर को कुछ भी पैसा देते हैं दैट इज़ प्योरली हिज पर्सनल पर्पस, और उनको जब वो लॉयर को पेमेंट करेंगे तो टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल सर्विस आपको नहीं जाननी, रीड करने का मन करे तो कर लेना, टेक्निकल सर्विस कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद टीपीएस लायबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर 194J ऑन पेमेंट टू हॉस्पिटल। बेटे एक चीज़ समझना, आपको पता है अगर मैं अपनी इंश्योरेंस करा लूँ तो अगर मुझे हॉस्पिटलाइज करा जाएगा तो मैं हॉस्पिटल जाते टाइम मैं बोलूँगा मेरी इंश्योरेंस है, वो कहेंगे ठीक है जी आपसे पेमेंट नहीं लेंगे। तो वो किससे लेंगे सर? इंश्योरेंस कंपनी। नहीं बेटे, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर भी एक पार्ट होता है, ये अपने में बहुत बड़ा सेक्टर है बेटा। इंश्योरेंस कंपनी से नहीं लेते, इंश्योरेंस कंपनी ने फर्दर उसको आगे करा होता है कि पेमेंट का डिवीजन अलग है, पेमेंट अलग लोग करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, टीपीए। तो अब सवाल ये है, मान लो मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, भगवान ऐसे ही बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, मान लो मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, ठीक है, 5 लाख का बिल आया, तो मेरी इंश्योरेंस थी, क्या मैं पेमेंट करूँगा? नहीं। क्या इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी? नहीं। कौन पे करेगा? टीपीए। टीपीए पे करेगा, किसको पे करेगा? हॉस्पिटल को। अब सवाल ये है, टीपीए जो हॉस्पिटल को पे कर रहा है क्या वो प्रोफेशनल सर्विस है? आंसर इज़ येस। क्या वो टीडीएस काटेगा? क्योंकि हॉस्पिटल ने टीपीए को तो सर्विस नहीं प्रोवाइड करी, मुझे प्रोवाइड करी है सर, टीपीए तो भी टीडीएस काटेगा। तो कुल मिलाकर टीपीए इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। सर ये सॉफ्टवेयर वाला आप पढ़ लो, इतना डेवलप कर लिया, एक तो और पढ़ लो क्या? और बताइए सर। ये कॉम्पनसेशन वाला बड़ा आसान है सर। कॉम्पनसेशन वाला बोलने से पहले ये नया सेक्शन आया है, ये भी नया सेक्शन आया है। अरे खत्म। आइला आइला उल्ला 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 उल्ले ओले ओले, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। ओ आइए सर, हिम्मत रखते हैं सर, मेरी भी हिम्मत टूटती जा रही है लेकिन हिम्मत रखेंगे, रुकना नहीं है सर। आइए, पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन रिमूवेबल प्रॉपर्टी। सर सबसे पहले ये समझना, ये कौन सा सेक्शन है? 194 LA। सर आपने वहाँ पे लिखवाया नहीं जो सेक्शन करा दिया। बेटे आप ये वाले सेक्शंस को ना, अब मैंने आपको इतना डिटेल करा दिया आप मानोगे नहीं, आप कहीं से भी पढ़ लेना। सेक्शन 194J कर लिया, सेक्शन 194 LA करने जा रहे हैं अब हम लोग। ठीक है साहब? ओके साहब? जी साहब।
आइए सर 194 एल ए क्या कहता है? 194 एल ए प्रोवाइड फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, हमें पता ही है हर सेक्शन डिडक्शन ऑफ टैक्स ही बोलेगा। बाय अ पर्सन, कौन डिडक्ट करेगा? पर्सन डिडक्ट करेगा, यानी कि डिडक्टर कौन हो गया? पर्सन। रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट, किसको पेमेंट कर रहे हो? डिडक्टी कौन है? रेजिडेंट। एनी सम इन द नेचर ऑफ कॉम्पनसेशन और एनहांस कॉम्पनसेशन, द कंसिडरेशन और द एनहांस कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। कंपल्सरी एक्विजिशन में कैपिटल गेन के अंदर कराता हूँ, जिसके अंदर क्या हो जाता है सर, अगर आपका घर जब्त कर लिया जाए, कंपल्सरीली जब्त कर लिया आपका घर, मान लो दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो को जहाँ पे स्टेशन बनाना है वहाँ पर आपका घर है, तो वो क्या करेगी, आपको बोलेगी ये अपना घर हटाओ यहाँ से। अपना घर हटाओ मतलब तुम्हारे घर की वैल्यू है 2 करोड़, पकड़ो पकड़ो 2 करोड़ और जाओ यहाँ से। 400-500 मीटर के अंदर अंदर कोई और घर खरीद लो। तो क्या आप उनसे झगड़ सकते हैं? नहीं झगड़ सकते सर, सरकार के पास पावर है और आपको वो कॉम्पनसेशन दे देगी। तो बेसिकली आपको क्या मिल रहा है? कॉम्पनसेशन या फिर एनहांस्ड। एनहांस्ड क्या होता है? आपने कहा 2 करोड़ नहीं, हमें चाहिए 3 करोड़, तो डीएमआरसी ने बोला 2 करोड़ पकड़ो, 1 करोड़ के ऊपर केस करा और मान लो आप जीत गए। तो एनहांस्ड मतलब जब कल को आपको कॉम्पनसेशन पसंद नहीं थी, ये आपने केस करा और आप जीत गए। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कॉम्पनसेशन क्यों मिल रही है? बिकॉज आपका कंपलसरी एक्विजिशन हो गया। किस चीज का एक्विजिशन हुआ है? आपकी बाइक चुरा ली गई है? नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड करेंगे तो पेमेंट करेंगे तो टीडीएस नहीं काटेंगे। और इनमें प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? सिर्फ लैंड और बिल्डिंग। तो कितना टीडीएस काट लेंगे साहब जी? 10%। टाइम ऑफ डिडक्शन, टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। सर इसमें एट द टाइम ऑफ क्रेडिट नहीं है, बस क्या लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ सच सम इन कैश और इशू ऑफ चेक और ड्राफ्ट विच एवर इज अर्लियर। तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? टीडीएस तभी कटेगा जब आपकी जो भी कॉम्पनसेशन है वो 2.5 लाख से ऊपर होगी। अगर आपकी कॉम्पनसेशन है सिर्फ और सिर्फ 2 लाख, क्या टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा। अगर कॉम्पनसेशन एक्सीड करती है 2.5 लाख से तो आपका टीडीएस कटेगा। चलिए मुझे बताइए दोस्त, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब मजा में। आइए, कौन सा सेक्शन करा अभी हमने? 194 एल ए, ये लिख लिया ना हमने। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ 194 आई। 194 आई, चलिए 194 आई इज रेंट। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए तू जाने ना, तू जाने ना। सर गाते रहो, बड़ी सुरीली आवाज है आपकी। मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मिलो है फासले, तुमसे न जाने क्यों। सर इतनी घटिया आवाज है आपकी, पैथेटिक। भाई मुझे पता है मेरी बहुत सी आवाज है, ठीक है। आइए सर, 194 आई बोलता है रेंट। मेरी बात समझना, कुछ लिख देता हूँ यार, अब रीड करा करा के बोर हो गया हूँ अब। आइए ना, आइए ना। 194 आई लिख दिया। अब समझिए, एक इंसान है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए है लैंडलॉर्ड, मिस्टर ए इज टेनेंट। मिस्टर ए मिस्टर बी को
रेंट पे करता है भाई जी। कितना रेंट है? 40,000 पर मंथ। साल का कितना हो गया? 480। सवाल ये है, क्या टीडीएस लगेगा? जितनी नॉलेज मैंने आपको दिया उस हिसाब से हाँ टीडीएस लगेगा। टीडीएस जो रेंट के ऊपर है वो दो रेट है, या तो 2% या तो 10%। 2% or either it is 10% bro। ये सर अब ये बता दो 2% कब लगता है और 10% कब लगता है? क्या क्या बातें बता दो, मैं आपको बता देता हूँ, बस वो लिख लेंगे। सर 2% कब लगता है बताऊंगा ना बेटे। सर 10% कब लगता है बताऊंगा ना बेटे। सर थ्रेशहोल्ड लिमिट कितनी है, कि मतलब जब ना लगे। इसमें तो 480 में तो आपने लगाया है, तो कितने अमाउंट तक टीडीएस नहीं लगेगा बताऊंगा ना बेटे। और सर क्या इसके ऊपर टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा मिस्टर ए पर, ये बता दो बताऊंगा ना बेटे। आ जाइए अब, यही आपके सवाल है और इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ माननीय सौरभ चौधरी के पास है। आइए। एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयू। दोबारा से सेम बात सर, एक इंडिविजुअल और एचयू है बेचारे थके हुए जिंदगी में, नौकरी पेशे वाले आदमी। सर अगर वो कितने सारे लोग किराए पे रह रहे हैं, सर क्या बात कर रहे हो, क्या उनसे टीडीएस की कंप्लायंस कराओगे? नहीं बेटे, तभी तो बोल दिया ना अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। लेकिन कौन से इंडिविजुअल और एचयूएफ आ जाएंगे? जो इनका बिजनेस चल रहा है या जिनका प्रोफेशन है और जो बड़े लोग हैं, यानी कि 1,50,00,000 से ऊपर है। और दूसरी बात, रहने वाला किराया नहीं कहूंगा, बिजनेस रिलेटेड पर्सनल एक्सपेंसेस पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ टीडीएस नहीं है। मजा आ गया सर। तो अदर देन इंडिविजुअल शेल डिडक्ट टैक्स 2% या फिर 10%। बेटा 2% कब होता है? प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट। यानी कि सर प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट को अगर मैं किराए पे लेता हूँ और अगर मैं कुछ पेमेंट करता हूँ तो 2% का टीडीएस। सर 10% कब है? फॉर इमूवेबल लैंड बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू इंक्लूडिंग। बस एक बात ध्यान रखना बेटा, फर्नीचर 10% पर है। कई बार बच्चे को क्या लगता है कि प्लांट एंड मशीनरी के साथ ही फर्नीचर होगा, लेकिन बेटा बिल्डिंग प्लस फर्नीचर, फर्नीचर भी 10% वाले में है बेटा। तो आपको ताकि याद रहे ना, ये गलती ना होए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2% जो है ना, 2% ये किसके लिए है? प्लांट एंड मशीनरी। 10% लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। समझे क्या? जब बात ये सारी कहानी आपको पता है। टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000, पहले ये थी 1,80,000। सर ये 2,40,000 वन टाइम किराया क्या? नहीं बेटे, पूरे साल का। अगर आपको ये लगता है कि आपका जो किराया है पूरे साल का, मान लो मैं एक जगह पे रह रहा हूँ उसका किराया है 15,000, तो साल का कितना जाएगा? 180। क्या मुझे टीडीएस काटना है? नहीं काटना। मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ उसका किराया है महीने का 50,000, तो मैं अभी 50,000 दे रहा हूँ, तो सर 240 तो एक्सीड नहीं करा, ऐसे नहीं है बेटा। अगर आपको ये लग रहा है कि एक्सीड हो जाएगा क्योंकि आपका पर मंथ 50,000 है और साल का अभी पूरा साल बचा हुआ है, तो 50,000 इंटू 12 जब आप करोगे तो 3 लाख आएगा, तो आपको स्टार्टिंग से ही टीडीएस काट लेना है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 240। ये लिखा है ना, नो डिडक्शन need to be made where the amount of such income or aggregate of the amount of such income credited or paid or likely to be credited does not exceed 240। रेंट की बातें लिखी हुई हैं, काउंट ऑफ कूलिंग चार्जेस। बेटा ये नोटिफिकेशन आपका होमवर्क है, ये रीड करेंगे आप, ये रीड करेंगे बेटा। सर गलत बात है, अरे बेटा कुछ तो रीड कर लो बेटा। अच्छा सर्विस टैक्स कंपोनेंट मैं बता देता हूँ।
हालांकि और चीज़ों पे भी मैंने आपसे डिस्कस करनी है, तो कॉमन बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। सर आपने TDS बड़ा खूब पढ़ाया, लेकिन एक बड़ी बेसिक बात दिमाग में आ रही है। सर मिस्टर ए जो पहला एग्जाम्पल था, उसने 1 लाख रुपए की बिलिंग करी थी। सर अगर ये मिस्टर ए क्या कर रहा है, ये कह सकता हूँ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो सर 1 लाख की बिलिंग करेगा तो GST भी तो लगाएगा। और मान लो सर 1 लाख रुपए का इनवॉइस है और 10,000 का GST है, तो पूरा का पूरा अमाउंट तो 1/10 हुआ। तो जो कंपनी इसको पे करेगी वो तो सर 1/10 पे करेगी। 1 लाख का बिल है और 10,000 का GST। सवाल ये है कि सर TDS जो है, अब तो हमें पता है 194 जो 10% है, ये किस पे लगाए सर, 1 लाख पे लगाए या 1,10,000 पे लगाए? बेटा इसका आंसर है TDS इस पर लगता है, कभी भी GST पर नहीं लगता। सर क्या ये सिर्फ 194J के लिए? नहीं बेटा, TDS के जो भी रेट है, अगर जैसे रेंट पे भी ना, आपको पता है अगर मैं आपको किराए पे घर दे रहा हूँ, तो भाई साहब इट इज सर्विस, ठीक है। तो क्या रेंट के अंदर जो TDS का रेट है वो रेंट प्लस GST पे लगेगा या सिर्फ और सिर्फ रेंट पे लगेगा? सिर्फ और सिर्फ रेंट पर लगेगा। क्या बात कर दी सर आपने, दिल खुश कर दिया आज। तो ये पढ़ लेंगे आप, लमसम प्रीमियम पेड पढ़ लोगे बेटा, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 194 भी आपके हवाले आ गए। सर एक बात बताओ कितना बच रहा है? बेटे बस अब एक क्लास आएगी और आपके पास, और कहानी डन हो जाएगी बच्चे। एक क्लास और हम 194C छोटा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, एक क्लास और बस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, दैट इज़ मैं आपको शेयर करूँगा, आज मंडे है और मैं शेयर करूँगा वेंसडे को नमस्ते कर देंगे बेटा इस चैप्टर को, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।